काली चुड़ैल की मुक्ति। शैतान बच्चा इस वक्त बेहद दर्द में खुद को महसूस कर रहा था। यह दर्द हद से ज्यादा बढ़ता जा चुका था। उसका शरीर अब धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा था। उसकी चीख लगातार वहां के वातावरण में फैल रही थी। सुरंग के अंदर काली तांत्रिक शक्तियों के स्वामी त्रिशा को बुलाने के लिए तपस्या कर रही काली चुड़ैल के कानों में भी अपने बच्चे की यह मर्मस्पर्शी चीखें पड़ती है और वो एक ही झटके में अपने आसन से खड़ी हो जाती है। काली चुड़ैल, ये आवाज तो मेरे बच्चे की है। वो बेहद तकलीफ में है। उसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। शैतान बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज लगातार काली चुड़ैल को आ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा व्याकुल और तड़पने लगी थी। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए प्रेम हद से ज्यादा बढ़ गया था। वो ये तड़प बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती थी। काली चुड़ैल, मुझे अपने बच्चे के पास जाना ही होगा, जाना ही होगा। और बेहद तेज रफ्तार से वो सीढ़ियों में चढ़ती हुई और ऊपर लोहे का दरवाजा एक ही झटके में टूटकर हवा में उड़ जाता है। काली चुड़ैल, आज मुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चे के पास जाकर रहूंगी। उसे तकलीफ में नहीं रह। चारों छछुंदरों के लिए तो मैंने खास व्यवस्था कर रखी है। अगर उन्होंने महल के अंदर घुसने की कोशिश की तो तुम उनका खेल खत्म हुआ समझो। हिम्मत से। फिर तो ठीक है ठाकुर साहब। दूसरी तरफ इस वक्त वरुण और उसके साथी ठाकुर अनिरुद्ध हवेली से कुछ ही दूरी में एक झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे थे। प्रताप, वरुण भाई, यहां तो चारों तरफ ठाकुर ने अपने आदमी लगा दिए। इनकी नजरों से बचकर हवेली के अंदर दाखिल होना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। इनके हाथों में बंदूकें देख रहे हो? एक ही गोली में हमारा काम तमाम हो जाएगा। शक्ति, ये तो भूत प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनसे कैसे निपटा जाए? डर जाओ। मुझे लगता है हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए, तभी हम अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर जा सकते। पर रात होते ही शैतान बच्चा अपने खतरनाक इरादे लेकर हमारी तरफ ही आएगा। सरपंच और रीमा सबसे पहले उस शैतान बच्चे को हमें मौत देने के लिए ही भेजेंगे। प्रताप, तो फिर जो करना है जल्दी करो, 5 बजने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद ही सूरज डूब जाएगा। सर्दियों के दिन सूरज जल्दी लापता हो जाता है इस आकाश से। पर रुको, मैं कुछ सोच रहा हूं। और अभी वरुण अंदर हवेली में जाने का कोई प्लान बनाने की सोच ही रहा था कि तभी हवा में एक आकृति जन्म लेने लगी। यह आकृति एक औरत की नजर आ रही थी, जिसका शरीर बिल्कुल पारदर्शी और सफेद था। बस हवा से बना शरीर वरुण के सामने आ चुका था। वरुण उसे देखकर एकदम हैरान रह जाता है और अपने तीनों साथियों को सतर्क करता है। वरुण, इधर देखो, इधर कोई है, सावधान हो जाओ, हमारे लिए खतरा हो सकता है। इन तीनों की नजर भी उस आकृति पर पड़ती है जो उनके सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी। पर कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था पर वो समझ नहीं पा रहा था। हवा में लहराता सा, वरुण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? पहचाना मुझे? एक आवाज उन चारों के कानों से आ टकराती है और उन्हें कुछ हल्का सा समझ आने लगता है। पर क्या क्या तुम काली चुड़ैल हो? तुम्हारी आवाज वैसी ही प्रतीत हो रही है। साया, हां, मैं काली चुड़ैल ही हूं। अब मेरी आत्मा काली तंत्र शक्तियों के बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर आजाद हो चुकी है और मैं अब अपने लोक में जा रही हूं। वरुण, पर तुम इस रूप में कैसे? तुम अपने लोक में कैसे जा रही हो? तुम तो सुरंग में कैद हो, तुम वहां से बाहर कैसे आई? बेहद घबरा जाता है और उसे साथ साथ उसके साथी भी घबरा कर कांपने लगे थे। काली चुड़ैल, मुझे देखकर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं और मैं तुम्हें यहां कुछ बताने आई हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं। पर काली चुड़ैल, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे अब तुम्हारी बातों से बहुत घबराहट होने लगी है। काली चुड़ैल, तुम्हारे जाने के बाद मैं काली शक्तियों के स्वामिनी त्रिशा को प्रसन्न करने के लिए जाप कर रही थी, पर तभी मैंने सरपंच कालीचरण के घर के बाहर
अपने बच्चे के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बच्चे को तड़पता देखना, और मैं तुम्हारे वचन को जो मैंने भगवान के मंदिर के सामने दिया था उसे तोड़ दिया और अपने बच्चे को बचाने सरपंच के आंगन में आ गई, जो धूप में पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसे घर के अंदर डाल दिया, पर मैं वचन तोड़ चुकी थी, इसलिए ईश्वर की शक्ति ने मुझे समस्त काली शक्तियों से मुक्त कर दिया और मैं अब एक स्वच्छंद आत्मा बन गई। मैं तुम्हें यहां यही बताने आई थी कि सुरंग से अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई हूं। वरुण, और तुम्हारा बच्चा, उसका क्या हुआ? काली चुड़ैल, मेरा बच्चा भयानक क्रोध की अग्नि में जल रहा है और जैसे ही रात होगी वो इस रियासत में खून की नदियां बहा देगा और उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वरुण, पर तुम्हारा जो यांत्रिक तंत्र है, क्या आप उस पर 3 किले ठोक देने से तुम्हारा शैतान बच्चा रुक जाएगा या नहीं? काली चुड़ैल, अब वो यांत्रिक तंत्र किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो मेरे ही नाम से बंधा हुआ था और मेरा बच्चा मुझसे। पर अब जब मैं ही नहीं रही तो वो किसी काम का नहीं, और अब मेरे बच्चे को रोकने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा बच्चा सरपंच कालीचरण और रीमा की शक्तियों से बंधा था, पर अब वो दोनों मारे जा चुके हैं, जिस कारण मेरा बच्चा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वरुण, क्या अपने सरपंच कालीचरण और रीमा भी मारे गए? पर उन्हें किसने मारा? क्या आपके बच्चे ने? पर वो तो मार नहीं सकता, क्योंकि वो तो उनका गुलाम है। तो फिर किसने मारा इन दोनों को? वरुण एक ही सांस में बोलता चला गया। उसके दिमाग में सवालों का ढेर जमा हो गया था। प्रताप, भाई शांति रखो, इतने ज्यादा उत्तेजित मत हो। काली चुड़ैल हमें सब बता रही है। काली चुड़ैल, इन दोनों की मौत का कारण वही खजाना बन गया है। रीमा को तो सरपंच ने मार डाला, और जब सरपंच खजाना लेकर भाग रहा था तो उस खजाने के रक्षक उस काले सांप ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस तरह ये दोनों ही मारे जा चुके हैं। पर उस औरत शालिनी का क्या हुआ? क्या वो ठीक है, या उसके साथ भी कोई हादसा हुआ है? और वही सवाल पूछते हुए थोड़ा सा नर्वस हो गया। काली चुड़ैल, अभी तो वो ठीक है, पर अब शालिनी मेरे बच्चे के कब्जे में है। उसने उसे अपनी मां बना लिया। अब उससे शालिनी को छीन कर लाना इतना आसान नहीं है। वरुण, कोई तो तरीका होगा आपके बच्चे को रोकने का, उसे शांत करने का, ताकि वो खून खराबा ना कर सके। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे बता कर जाइए। और अपने हाथ जोड़कर घुटनों के बल काली चुड़ैल की स्वच्छंद आत्मा के सामने आ गिरता है। काली चुड़ैल वरुण को तरह घुटनों पर आया देखकर, तुम उस बच्चे को नष्ट नहीं कर सकते, पर तुम एक काम कर सकते हो। तुम्हें मेरे बच्चे के सिर पर 3 अभिमंत्रित किल्ले ठोकनी होगी, और ध्यान रखना, तीनों किलें एक साथ ही उसके सिर में धंसनी चाहिए। और उसके बाद तुम्हें उसे बॉक्स में रखकर उसे खजाने में रख देना है, जिसका रक्षक वो सांप है। वो इस सुरंग और खजाने को फिर से अदृश्य कर देगा, जैसे कि वर्षों पूर्व उसने किया था। फिर यह सुरंग और खजाना किसी भी आम लोगों की नजर में नहीं आएगा। वरुण, बच्चे के सिर में लगने वाली कीलों को अभिमंत्रित करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना होगा और कैसे करना है, वो भी बता दीजिए। काली चुड़ैल उसे सब कुछ बताती चली जाती है। वरुण और उसके तीनों साथी खुश हो जाते हैं। काली चुड़ैल, अच्छा, अब मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मुझे इस पृथ्वीलोक से जाने। और वरुण के सामने सोफे पर आराम से छोटा बच्चा बैठा हुआ था। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, जो तुम अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। आओ, आ जाओ अंदर। अगर तुम्हें शाम होने से पहले ही मरने का शौक है तो आ जाओ अंदर। और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वरुण, मैं तेरी तरह कायर नहीं हूं जो अंदर छुपकर बैठा रहूं। और अब सुन, इस शालिनी को मेरे साथ जाने दे। लड़ाई तेरी और मेरी है। छोटा बच्चा बेहद तेज रफ्तार से वरुण के पास आ जाता है और उसे उठाकर दीवार पर फेंक मारता है। अपने आप को संभालता हुआ वरुण फिर खड़ा हो जाता है। कैतान बच्चा हंसते हुए अपनी एक उंगली हिलाता है और वो टूटा हुआ दरवाजा वापस से ठीक होकर अपनी जगह पर खड़ा था।
अब तो तुम इस घर में कैद हो गए हो। अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वरुण, देखो मेरी बात सुनो बच्चे, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम्हारी मां को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ये सब, आओ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, अपने बच्चे की तरह रखूंगा। शैतान बच्चा वरुण की बात सुनकर बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। क्या बोल रहा है तू? क्या तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? मैं शैतान बच्चा हूं। रोज रात को मुझे एक इंसान का खून पीना ही पड़ता है, और तू मुझे अपना बच्चा बनाकर घर में रखेगा। क्या मुझे दूध पिलाएगा? जी 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 जी, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ इंसान का खून और मांस खाना अच्छा लगता है। वरुण उसकी बात सुनकर, ठीक है, अगर तुम्हें खून ही चाहिए तो मैं हर रात तुम्हें खून खुद ला कर दूंगा, पर तुम खुद किसी इंसान को मत मारो। मैं तुम्हें खून और मांस उपलब्ध करवा दूंगा। शैतान बच्चा तेजी से उसके पास जाता है और वरुण को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। वरुण फिर से एक टेबल के ऊपर जा गिरता है। टेबल टूटकर चकनाचूर हो गई थी। वरुण को भी अपने बदन में दर्द का तेज एहसास होने लगा। कांच के कई टुकड़े उसके बदन में चुभ गए। अपने आप को संभाल कर वो खड़ा होता है। यहां रुकना तो मौत को निमंत्रण देना ही है। मुझे बाहर ही जाना होगा। इसे समझाना बेवकूफी है। और वरुण तेजी से शैतान बच्चे की तरफ भागता है। शैतान बच्चा, अरे वाह, मुझे मारने के लिए भागा आ रहा है। अब तो और ज्यादा मजा आएगा इस लड़ाई में। पर वरुण एकदम से दूसरी तरफ मुड़ जाता है और खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। वरुण सीधा आंगन में जा गिरा और एक कलाबाजी लेकर सीधा खड़ा हो गया। शैतान बच्चा हैरान रह गया। उसका शिकार उसके कमरे में आकर बाहर निकल गया। वो बड़ी जोर से चीखता हुआ खिड़की तक आया, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय वरुण को सिर्फ देखने के। शक्ति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो काफी चोट लगी है। और उसके बदन में लगे कांच के टुकड़ों को निकाल देता है। प्रताप, हम तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यह तो इतना मजबूत है कि हिल भी नहीं रहा। तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? और फिर ये अपने आप कैसे जुड़ गया? वरुण, ये सब उस शैतान बच्चे का काला जादू है और कुछ नहीं। वरुण, शाम होने में कुछ ही पलों का समय रह गया है। सूरज डूबने वाला है और ये शैतान अब कमरे से बाहर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम चारों मिलकर भी उसे रोक पाएंगे। इसलिए मैं तुम तीनों को कह रहा हूं, तुम कार लेकर यहां से निकल जाओ, वरना बेवजह मारे जा सकते हो। शक्ति, क्या कह रहे हो वरुण भाई? तुम्हें यहां अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? शुरुआत से लेकर अब तक हम साथ ही रहे। अगर आज मुसीबत पड़ी होकर सामने आ रही है तो हम उसका मुकाबला साथ मिलकर करेंगे, वरना साथ ही मर जाएंगे। बिरजू, शक्ति ठीक कह रहा है। अब इतनी आगे पहुंचकर हम अपनी जान बचाकर निकल जाएं और आप यहां अकेले रह जाएं इस मुसीबत के सामने। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जो होगा देखा जाएगा। प्रताप, अब सबकी यही राय है तो मैं भी यही कहूंगा कि आखिरी लड़ाई भी लड़ी लेते हैं। उन तीनों की बात सुनकर वरुण, ठीक है, फिर हम उसका शिकार यहां नहीं करेंगे। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें हवेली के अंदर जाना ही होगा। सूर्यास्त कुछ ही मिनटों में होने वाला है। जल्दी चलो। फिर चारों तेजी से गाड़ी की तरफ भागते और फिर हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। शैतान बच्चा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और आकाश में छा रहे हल्के अंधेरे को देखकर अपने कदम बाहर बढ़ा रहा था। शैतान बच्चा, हो गया अंधेरा। और अगले ही पल उसके हाथ से निकली ऊर्जा ने उस पूरे भवन को अपने कब्जे में ले लिया। शालिनी उसी के अंदर कैद होकर रह गई। दूसरी तरफ हवेली में तांत्रिक हवन शुरू हो चुका था। गुरुदेव जमन एक काले मुर्गे को पकड़कर उसकी बलि अग्नि में देते हैं। इसी के साथ कई तरह की बुरी आवाजें वहां गूंजने लगी थी। गुरुदेव जमन कुछ दूरी पर ही हिम्मत सिंह दूसरा हवन कर रहे थे ताकि वो मदन हैवान की आत्मा को एक साधारण आत्मा में तब्दील कर दे, उसके अंदर से सारी काली शक्तियों को आजाद और मुक्त कर दे। और बाहर इस वक्त शक्ति बेहद तेज स्पीड से कार को चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे से सूरज अस्तांचल में चला गया। प्रताप, भाई अंधेरा हो गया लगता है।
शैतान बच्चा अब हमें ढूंढने निकलेगा। वरुण, गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, सीधा गेट तोड़ते हुए अंदर हॉल में पहुंचा देना और वहां से सभी एकदम से उतरकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। समझ गए मेरी बात? तीनों हाँ बिल्कुल तैयार हैं। शक्ति ने कार को पूरा तूफानी रूप दे दिया था। कार का स्पीडोमीटर अपने आखिरी कोने में पहुंचने वाला था। फिर हवेली का मेन गेट तोड़ती हुई कार सीधा अंदर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े गुंडे और छत पर खड़े गुंडे उनकी तरफ गोलियां चलाते हैं, पर तब तक कार दरवाजा तोड़कर हॉल में आ खड़ी हुई थी। वरुण, जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो। और फिर तीनों अपने आप को सुरक्षित जगह पर छुपा लेते हैं। शक्ति ने दरवाजे का मोर्चा संभाल लिया। प्रताप ने ऊपर सीढ़ियों में जाकर गैलरी को अपने कब्जे में ले लिया था और बिरजू उन दोनों को सहायता दे रहा था। वरुण तेजी से एक तरफ से आ रही तंत्र मंत्र की आवाज को सुनकर उस तरफ तेजी से भागा और वहां दरवाजे पर खड़े गुंडे को उसने गोली मार दी। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गया। गुरुदेव चमन, तुम अंदर कैसे आ गए? और उसे देखकर हैरान रह गए। ठाकुर अनिरुद्ध वरुण को वहां आया देखकर हैरान हो गए थे, पर वो हवन से खड़ा नहीं हुआ। उसने अपने तंत्र मंत्र जारी रखे। वरुण, मेरी बात सुनो ठाकुर साहब, अब इसका कोई फायदा नहीं। काली चुड़ैल मारी जा चुकी है और वो बच्चा अब इस यांत्रिक तंत्र से आजाद हो चुका है। वरुण की बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गुरुदेव, क्या काली चुड़ैल का अस्तित्व खत्म हो गया? उसकी समस्त काली शक्तियां नष्ट हो गई? वरुण, हाँ, काली चुड़ैल नष्ट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ उस शैतान बच्चे को रोकना है और मदन हैवान को। ठाकुर, पर यह कैसे हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो। वरुण, देखो, बात करने का समय नहीं है। पहले अपने आदमियों को कहो कि हम पर गोलियां बरसाना बंद करें। नीचे मेरे आदमियों ने रोके हुए हैं। बेवजह लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर अनिरुद्ध अपनी जेब से फोन निकालकर कालिया को निर्देश देता है कि गोलीबारी बंद करे। हवेली में फिर से शांति छा गई। गोलियां चलनी बंद हो गई। गुरुदेव चमन, अब बताओ क्या बात है? वरुण, बात सिर्फ इतनी है कि सरपंच कालीचरण ने रीमा को मार डाला है और फिर काली शक्तियों ने सरपंच को भी मार डाला, जिसके कारण काली चुड़ैल को सुरंग से निकलकर बाहर आना पड़ा और मेरा वचन टूट जाने की वजह से वो नष्ट हो गई। अब आप समझ गए सारा खेल? ठाकुर अनिरुद्ध, यानी आप सिर्फ शैतान बच्चा बचा है जिसे हमें रोकना है। वरुण अभी कोई जवाब देता तभी बाहर फिर से हंगामा मच गया। गोलियां चलने की आवाज आनी शुरू हो गई और अजीब तरीके का शोर वातावरण में फैल गया। वरुण, लगता है मदन हैवान और शैतान बच्चा दोनों ही आ पहुंचे हैं यहां हंगामा करने। गुरुदेव चमन, मैं यहीं रुकता हूं। हिम्मत सिंह का हवन रुकना नहीं चाहिए। यही मदन की काली शक्तियों को आजाद कर सकता है। ठाकुर, अब तो यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। मैं और हेमंत बाहर का मोर्चा संभालते हैं। वरुण उन दोनों के साथ तेजी से बाहर आ गया, जहां उसके तीनों साथी अभी भी छुपे पड़े थे। वरुण उन तीनों को भी बुलाता है और सभी हवेली के गेट से बाहर आ जाते हैं। मदन हैवान, कब तक इस हवेली के सुरक्षा तंत्र में अपने आप को कैद रखोगे? आज तो मेरे साथ देखो कौन आया है। शैतान बच्चा, ये कुछ ही समय बाद तुम्हारे इस हवेली की सुरक्षा तंत्र को तोड़ देगा और उसके बाद हवेली पर हम दोनों का कहर टूटेगा। वरुण, क्या ये सच कह रहा है? ये तोड़ देगा इस हवेली के सुरक्षा चक्र? ठाकुर अनिरुद्ध, लग तो ऐसा ही रहा है और शैतान बच्चे को देखकर थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। हेमंत सिंह अपने धनुष पर अभिमंत्रित बाण चढ़ाता है और उस शैतान बच्चे पर छोड़ देता है। तीर सीधा उसके पेट में जाकर लगता है। शैतान बच्चा उस तीर के प्रभाव से कुछ फुट दूर जा गिरता है और मदन हैवान तेजी से उसके पास पहुंच जाता है उसे संभालने। वरुण, बहुत बढ़िया हेमंत सिंह, तुमने उसे थोड़ी देर के लिए रोक ही दिया। इससे हिम्मत सिंह को मौका मिल जाएगा मदन को ठिकाने लगाने का। ठाकुर अनिरुद्ध कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है और तेजी से उन्हें पढ़कर हवा में छोड़ देता है। हवेली के ऊपर फिर से कमजोर हो चुका तंत्र मजबूत हो जाता है। शैतान बच्चा अब संभल कर फिर से अपनी जगह पर आ खड़ा हुआ और इस बार वो सावधान हो चुका था। शैतान बच्चा, एक बार मैं अंदर आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरा खेल देखोगे। और फिर से वो पूरी ताकत से एक तरफ के ऊर्जा तंत्र को तोड़ने लग जाता है। ठाकुर अनिरुद्ध भी अपने तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं,
पर शैतान बच्चे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। हवेली के ऊपर का सुरक्षा कवच लगातार कमजोर हो रहा था। मदन हैवान, बस थोड़ी देर और शैतान बच्चे, सुरक्षा कवच टूटने वाला है। अपनी और ताकत बढ़ाओ, फिर हम इन सबको चुन चुन कर मारेंगे। और उसकी आंखों में अलग ही चमक आने लगी थी। शैतान बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाता चला जाता है। दूसरी तरफ हिम्मत सिंह अपने पास रखी मूर्तियों को हवन कुंड में डाल देता है और इसी के साथ मदन हैवान को बड़ी जोर का झटका लगता है और वो पीछे जा गिरता है। उसका शरीर राख का बन गया था। शैतान बच्चा उसकी हालत देखकर तेजी से उसके पास जाता है। ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तुम भी नष्ट हो रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले मेरी मां चली गई, अब तुम नहीं जा सकते। मदन हैवान निस्तेज सा होते हुए, हवेली के अंदर कोई हवन कर रहा है, मुझे नष्ट करने के लिए। तुम पर उस हवन को रोको। पर तभी उसका पूरा काली शक्तियों का शरीर नष्ट हो जाता है। हवेली के अंदर हिम्मत सिंह ने अपनी तंत्र शक्ति से उसकी आत्मा की काली शक्तियों को आजाद कर दिया था। मदन हैवान एक साधारण आत्मा बनकर वहां से जा चुका था। शैतान बच्चा यह देखकर क्रोध के मारे चलने लगता है। अभी इनसे लड़ना उचित नहीं है। पहले मुझे अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाना होगा। मुझे लोगों का खून पीना होगा। पर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। वो गांव में आ चुका था और उसने एक घर में बैठे आदमी को पकड़ लिया। उसका खून पीने लगा। जैसे ही शैतान बच्चे पर उस आदमी के घर वालों की नजर पड़ी, चीख पुकार मच चुकी थी। सब लोग डर कर घर से बाहर भाग गए और अब गांव वाले वहां जमा होने लगे। शैतान बच्चा उस आदमी का कटा हुआ सर लेकर घर से बाहर आ जाता है और सिर से टपकते खून को चाटने लगता है। लोग उसे उस रूप में देखकर, ये तो शैतान बच्चा है जिसके बारे में हमारे पूर्वज बताते थे। ये फिर से जिंदा हो गया। ये तो गांव में कयामत ला देगा, लाशों के ढेर लगा देगा। जल्दी से भागो यहां से। पर गांव वाले चिल्लाते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। शैतान बच्चा, भागो! कहां तक भागोगे? आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से, कोई नहीं। और वो एक इंसान की पीठ पर जा बैठता है। उसके तेज दांत उसकी गर्दन पर धंस गए। वो आदमी उसे अपने से दूर फेंकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसकी ताकत के आगे वो हार मान गया और अगले पल उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी और वो उसका भी खून लगातार पिए जा रहा था। खून पीते ही शैतान बच्चा अब ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अगले ही पल उसके हाथ से निकला एक पवंडर एक घर को उड़ाकर भागते लोगों के ऊपर फेंक चुका था। ठंडे मौसम की शीतलहर अब और भी ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगी। कोहरे की चादर ओढ़े उस गांव में किस तरफ से शैतान बच्चा निकलकर सामने आ रहा था, किसी को पता भी नहीं लग पा रहा था। ऐसा लग रहा था आज पूरे गांव में जैसे तबाही आ जाएगी। शैतान बच्चा एक तरफ खड़े विशाल वृक्ष को उखाड़कर गांव में बने घरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर तरफ हाहाकार मच चुका था। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उस किस तरफ उन्हें भागना है। कुछ गांव के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो लोगों को मार मार कर उनका खून भी पीता जा रहा था। शैतान बच्चा हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ गया था और उसने अपनी शक्ति से गांव के कई घरों में अब आग लगानी शुरू कर दी। लोगों को वो हवा में उठाकर दूर फेंकने लगा। उसे ऐसा करते आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सर्दी की रातों में लोगों को इधर उधर भगाना उसे बेहद ही अच्छा लग रहा था। और जैसे शेर अपने शिकार के पीछे भागता है, उसे तड़पाता है, थकाता है और दिल और दिमाग में सिर्फ मौत को बसा देता है, बिल्कुल ऐसे ही शैतान बच्चा कर रहा था। शैतान बच्चा बड़ी जोर से चीखते हुए, वर्षों पूर्व मैं यही तो करता था, आज फिर से यही करके इतना आनंद आ रहा है। अब मेरा रोज का यही काम होगा। मैं इस इलाके को शमशान बना दूंगा, एकदम शमशान।
अपनी माँ की मौत का मैं ऐसा बदला लूंगा कि आज के बाद कोई भी मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश न कर सकेगा। और उसकी तीखी हंसी उस पूरी रियासत में गूंज उठती है। एक तरफ ठाकुर अनिरुद्ध की रियासत में शैतान बच्चे ने तबाही की नई दास्तान लिख दी थी। जहां देखो वहीं से सिर्फ चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ वरुण, हमें बाहर जाना ही होगा। हम यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, हमें उससे लड़ना ही होगा। सुन रहे हो, यह गांव की तरफ से आती आवाज। हम उसके यहां लौट कर आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें भी गांव में ही जाना होगा, उसके सामने। वरुण गांव की तरफ से आती चीखों को सुनकर बहुत व्याकुल हो गया और अब वो हवेली से बाहर निकलकर शैतान बच्चे से मुकाबला करना चाहता था। प्रताप, अगर हम यहां से बाहर गए तो थोड़ी देर बाद हमारे गले से भी ऐसी चीखें निकलने लगेंगी। शक्ति, प्रताप सही कह रहा है, हम बाहर निकलकर उसके हाथों से बच नहीं पाएंगे। इसलिए बाहर जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि एक बार हम उसके सामने चले गए तो उसका यह सारा क्रोध सिर्फ हमारे लिए होगा और खासकर तुम्हें तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पर जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि तुम जानते हो काली चुड़ैल ने हमें ही उसे मारने का तरीका बताया। तो फिर हम यहां कैसे रह सकते हैं? हम गांव वालों को बचा सकते हैं। बिरजू, ठीक है वरुण भाई, जो होगा देखा जाएगा। मैं चलने के लिए तैयार हूं। वरुण, देखो, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं ताकि उसका थोड़ा ध्यान भंग हो सके। पर ध्यान रखना, अपने हाथ में चाकू प्रताप ले चुका था। बिरजू भी हाथ में रिवॉल्वर लेकर सतर्क नजरों से गहरे कोरे में देख रहा था और तभी वरुण का आइडिया सही साबित हुआ। कार की आवाज सुनकर शैतान बच्चा उसकी तरफ ही आ चुका था। वरुण, गाड़ी रोको। शक्ति, वो इस तरफ ही आ रहा है, हमें पोजीशन लेनी होगी। इस गाड़ी के अंदर ही वो हमारी कब्र बना सकता है। शक्ति तेजी से गाड़ी रोकता है और चारों अलग अलग बैठ जाते हैं ताकि उसका ध्यान बटा सके। शैतान बच्चा वरुण से कुछ दूरी पर हवा में टहल रहा था। धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। तुम चारों हवेली से बाहर यहां मुझसे लड़ने आए हो? और फिर बड़ी जोर से हंसता है। वरुण, देखो बच्चे, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो और मेरी बात सुनो। यहां आओ मेरे पास। शैतान बच्चा, तुम्हारे पास तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही मेरी मां को सुरंग के अंदर बंद किया था, जिससे बाहर आते ही मेरी मां मुझसे जुदा हो गई। तुम तो मेरी मां के हत्यारे हो। तुम्हें तो मैं सबसे आखिर में सबसे बुरी मौत दूंगा। वरुण समझ रहा था उसके कहने का मतलब। वो पहले उसके 3 दोस्तों को मारने का मूड बना रहा था ताकि वरुण बिन के मरने पर एक दर्द से गुजर सके, अपनों को खोने का दर्द। वरुण, तुम हर वक्त ये क्यों कह रहे हो अपनी मां की मौत का बदला लेना है? मैं कह रहा हूं तुम्हारी मां बहुत अच्छी थी और तुम अपनी मां के अच्छे बेटे हो। तुम्हारी मां भी नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे खून खराबा करो। इस वक्त वो दूसरी दुनिया से चली गई है और बेहद खुश है। तुम्हारी मां खुद मुझसे मिलने आई थी और मुझे धन्यवाद दे रही थी। शैतान बच्चा उसके बाद सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है। क्या मेरी मां तुमसे मिलने आई? और फिर बड़ी जोर से हंसता है। चलो एक बार फिर से मेरी मां को अपने पास बुलाओ। अगर वो तुमसे मिलने फिर आ गई तो मैं ये सब रोक दूंगा। बुलाओ मेरी मां को फिर से, अगर वो तुमसे बात करती है तो। वरुण, पर अब तो वो दूसरी दुनिया में चली गई है। मैंने तुम्हें बताया ना, वहां से अब कोई वापस नहीं आ सकता, और अगर वापसी हुई तो वो किसी अन्य रूप या अन्य जन्म में होगी। शैतान बच्चा, तो फिर ठीक है, मेरी चुड़ैल मां तुमसे मिलने आई। अब मैं तुमको उसके पास मिलने के लिए भेज देता हूं। और अगले ही पल बेहद खतरनाक तरीके से वो चिल्लाने लगता है। चीख की आवाज कई किलोमीटर तक जाती है। वरुण और उसके साथी एकदम तैयार हो जाते हैं और तभी एक साथ 2 तीर आकर उस शैतान बच्चे को लगते हैं। शैतान बच्चे का जिस्म 2-3 फुट पीछे को खिसक गया। उस पर तीर चलाने वाला हेमंत सिंह ही था। हेमंत सिंह, मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। मैं अपने गांव को शमशान में बदलते नहीं देख सकता। शैतान बच्चा, अच्छा
तो अब सब कीड़े मकोड़े यहीं आ गए हैं मेरे हाथों मरने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं तो बहुत जल्द हवेली पर हमला करने वाला था। वरुण उसे फिर से बहलाने की कोशिश करता है। सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो, यहां आओ मेरे पास। शैतान बच्चा अगले पल तेजी से भागता हुआ हेमंत सिंह के पास जा पहुंचता है और उसे उठाकर शक्ति के ऊपर फेंक देता है। अभी ये दोनों संभले भी नहीं थे कि वो फिर से इनके पास पहुंच गया और फिर इन दोनों को उठाकर एक तरफ खड़े बिरजू के ऊपर फेंकता है। तीनों बड़ी जोर से जमीन से आ टकराए और वो फिर से उन तीनों की तरफ बढ़ा और उन तीनों में उठने की कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा था, क्योंकि तीनों काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरे थे। वरुण शैतान बच्चे को उन तीनों की तरफ बढ़ता हुआ देखकर तेजी से उस तरफ भागता है और हवा में जंप लेकर शैतान बच्चे के ऊपर लात जमा देता है। पर इस लात का ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ता नहीं, वो सिर्फ अपनी जगह से हिल ही पाया था। प्रताप कार के एक तरफ छुपकर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब सीधा सामने जाकर लड़ सके। और फिर उसे कुछ ध्यान आता है और वो तेजी से गाड़ी की डिक्की में रखे पेट्रोल के कैन को निकाल लेता है। प्रताप चिल्लाते हुए, हट जाओ वरुण, और उस पेट्रोल कैन को पूरी ताकत से उस शैतान बच्चे पर फेंक देता है। वरुण एक तरफ तो कलाबाजी लेकर लुढ़क गया था और अगले ही पल उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पेट्रोल कैन को गोली मार दी। अगले ही पल में वो शैतान बच्चा एक धमाके की चपेट में आया और उसके धीरे धीरे उस शैतान बच्चे को लगी आग बुझ जाती है। पर अब उसके शरीर की त्वचा जल चुकी थी और अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। शैतान बच्चा, तुम लोगों ने मेरा सारा शरीर जला दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले ही पल फिर से उसके शरीर पर मांस आना शुरू हो जाता है। खुशी से शैतान बच्चा इधर उधर उछलने लगता है और वरुण और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगता है। शैतान बच्चा, लो फिर से जला लो। वैसे इस तेज ठंड में तुमने मेरे शरीर को गर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और फिर एकदम से उसकी आवाज बदल जाती है। तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाकर जलन का एहसास करवाऊंगा। और तेजी से भागकर वरुण को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वरुण सतर्क था। वो तेजी से नीचे झुकता है और एकदम से पलटकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। वरुण, शैतान बच्चे, आज तेरा अंत होगा। और अपनी जेब से एकदम से तीनों कीले निकालकर उसकी खोपड़ी पर रख देता है। शैतान बच्चा एकदम से उसे अपने ऊपर से उछाल देता है। उसके अंदर की अत्यधिक ताकत के आगे वरुण कुछ भी नहीं था और वरुण हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरता है। शैतान बच्चा सीधा कलाबाजी लेता है और उसकी छाती पर आसवार होता है। वहां खड़े हेमंत सिंह ने उसके ऊपर तीर छोड़ दिए थे, पर अब उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। शक्ति तेजी से भागकर उस बच्चे के गले में रस्सी डालकर एक तरफ खींचता है और अगले पल शैतान बच्चा उस रस्सी को इतनी जोर का झटका देता है कि शक्ति खुद ही हवा में उड़ता हुआ कई फुट दूर जा गिरता है। बिरजू अपने रिवॉल्वर की गोलियां उसके सिर पर मार देता है, पर शैतान बच्चा वरुण की छाती से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ था। पर वरुण को एहसास हो रहा था जैसे उसके ऊपर वजन लगातार बढ़ता जा रहा हो। विशाल अजगर अपनी कुंडलियां लगातार कस रहा हो। शैतान बच्चा हंसते हुए, आओ मुझे मारो, आओ सब मिलकर मारो मुझे। और अगले ही पल बिरजू हेमंत भी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे और उनमें भी उठकर आने की हिम्मत नहीं बची। वरुण का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। उसकी आंखें वजन के प्रभाव से बाहर निकलने को आतुर हो रही थी। शैतान बच्चा उसे तड़पा रहा था अपने वजन से और उसका लगातार मजाक उड़ाता जा रहा था। पर मैं क्या करूं? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं शैतान का मुकाबला कर सकूं। और वो अपने हाथ में थमे तीनों कीलों को देखता है। प्रताप, मुझे कुछ करना होगा। मैं वरुण को ऐसे मरने नहीं दे सकता। मैं इस शैतान का सर कुचल दूंगा। और वो एक भारी पत्थर उठाकर चिल्लाते हुए शैतान की तरफ बढ़ता है। वरुण का ध्यान प्रताप की तरफ जाता है और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो शैतान बच्चे की आंखों में देखता है और अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर कर देता है। और तभी पीछे से प्रताप उसके सिर पर वो भारी पत्थर पटक देता है और तीनों कीलें एक साथ ही शैतान बच्चे के सिर में धंस गई थी। शैतान बच्चे को एकदम से बेहद तेज झटका महसूस होता है। वो एक तरफ को गिर पड़ता है और फिर बेहिसाब बुरी तरह से तड़पने लगता है। प्रताप गुस्से से फिर से वो भारी पत्थर उस शैतान बच्चे के ऊपर पटक देता है। पर तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तीनों कील इस शैतान के सिर में धंस चुकी है। प्रताप,
पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कील तो तुम्हारे पास थी। पर हाँ, कील मेरे पास थी, पर जब तुमने इसका हुआ बच्चा बन गया था। शक्ति, अरे वाह, हम तो ये लड़ाई जीत भी गए। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने इसे काबू में कर लिया। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ वरुण, वरना हम तो हवेली से बाहर निकलने में भी डर अनुभव कर रहे थे। वरुण, चलो अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी है और इस शैतान बच्चे के शरीर को बॉक्स में रखकर उसे खजाने के अंदर रखना है। तभी वो काला साहब उस खजाने को और सुरंग को हमेशा के लिए अदृश्य कर देगा। हेमंत सिंह, तुम ठीक कहते हो और यह काम तो हमें अभी करना होगा, वरना सुबह होते ही ठाकुर अनिरुद्ध उस खजाने को निकालने पहुंच जाएगा। वरुण, तो ठीक है, चलो फिर सुरंग की तरफ। और फिर सभी उस बच्चे को लेकर सुरंग की तरफ बढ़ जाते हैं और एक बॉक्स में उसे डाल देते हैं। कुछ ही समय बाद वो सुरंग के अंदर थे। काला साहब उन्हें वहीं मिल गया। काला साहब, ले आए तुम इस शैतान बच्चे को। वरुण, इसे आप शैतान बच्चा ना कहें, इसमें इसका कोई दोष नहीं था, इसे तो ऐसा बना दिया गया था। और फिर खजाने में जाकर सभी उस बॉक्स के अंदर भी जेवरात भरकर उस बच्चे को ढक देते हैं। प्रताप, क्या मैं यहां से ये थोड़ा सा सोना ले जा सकता हूं? और अपने दोनों हाथों में सोना उठा लेता है। शक्ति, तुम नहीं मानोगे। प्रताप, अरे हमारी कार बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब एक अच्छी सी कार तो खरीदनी पड़ेगी। शक्ति, पर इतने धन से तुम एक नहीं 3-3 गाड़ियां खरीद लोगे। काला साहब उसे देखते हुए, जाओ ले जाओ। पर अच्छा, तो अब हम यहां से निकलते हैं। चलो मेरे बहादुर साथियों। और सभी सुरंग से बाहर आ जाते हैं। काला साहब अपने नेत्र बंद करता है और उसके सिर पर एक तीखा प्रकाश चमक उठता है, जिसे खुले नेत्रों से देख पाना संभव नहीं था। और कोई आंखें खोलकर देखता तो शायद उसकी आंखें अपना प्रकाश खो बैठती। काले साहब के सिर से निकले उस प्रकाश ने देखते ही देखते उस पूरे एरिया को अदृश्य कर दिया। जमीन के नीचे की यह दुनिया अदृश्य हो चुकी थी। अपने दोनों हाथों को वापस में रगड़ते हुए वरुण, लो, काले साहब ने भी अपना काम कर दिया। प्रताप, चलो अब घर की तरफ निकल चलते हैं। वरुण, पहले हमें सरपंच कालीचरण के घर से शालिनी को लेना है और उसके बाद उसकी बच्ची पूजा को इनके घर छोड़ना है। उसके बाद हम अपने घर निकल चलेंगे। फिर शालिनी और पूजा को उनके घर छोड़कर ये चारों अपने गांव की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ कालिया के पास उसके आदमी का फोन आता है कि सुरंग तो गायब हो गई है, यहां अब कोई सुरंग है ही नहीं। और यह बात जानकर वो हैरान रह जाता है। कालिया जल्दी से तेजी से भागते हुए ठाकुर अनिरुद्ध के पास आता है। कालिया, ठाकुर साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ठाकुर, क्यों, क्या हुआ? उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर खुद भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कालिया, ठाकुर साहब, वो सुरंग गायब हो गई, वहां वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरा आदमी जो सुरंग की सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा था बोल रहा है कि वहां तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा, सब जमीन प्लेन हो चुकी है। उसकी बात सुनकर गुरुदेव चमन भी हैरान होकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध, क्या क्या कह रहे हो? और वो फौरन बाहर की तरफ भागता है, अपनी कार को स्टार्ट करके अपने पुरखों की हवेली की तरफ बढ़ जाता है। ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं हाथ में आई बाजी को ऐसे नहीं हार सकता। वो खजाना मेरा है, मुझे चाहिए वो खजाना। और बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ वो अपनी पुरानी हवेली में पहुंच जाता है। ठाकुर अनिरुद्ध सुरंग वाली जगह पर आता है और चारों तरफ नजर घुमाता है, पर वहां का तो नजारा ही बदल चुका था। सिर्फ कमरे और साफ जमीन नजर आ रही थी। ठाकुर अनिरुद्ध अपने एक आदमी का गिरेबान पकड़कर, कहां पर थी सुरंग, किस तरफ थी? इधर तो खुदाई का कोई निशान ही नहीं है। कहां खोदी थी सुरंग तुम लोगों ने? सेवक, जी ठाकुर साहब, यहीं बिल्कुल आपके पैरों के पास, पर अब तो यहां कुछ भी नहीं है। गुरुदेव चमन भी वहां पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि तुमने इस खजाने का जिसे रक्षक बनाया था वो अब खुद इस खजाने का रक्षक बन बैठा है। ठाकुर अनिरुद्ध अपनी जबरदस्त हार से बेहद बौखला गए थे। मुझे ये खजाना चाहिए गुरुदेव, कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे फिर से इसे प्राप्त करना है। और गुस्से से दीवार पर मुक्के मारने लगते हैं। गुरुदेव चमन अपना सर झुकाकर खड़े हो गए थे। उन्हें भी कुछ नहीं सूझ रहा था अब क्या किया जाए खजाने को प्राप्त करने के लिए, कौन सी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ
सुबह के 3 बज चुके थे। ठंड की वजह से पारा बिल्कुल लुढ़क चुका था। जेब से बाहर हाथ निकालते ही ठंड बदन में सिरहन पैदा कर रही थी। और वरुण इस वक्त अपना बैग पीठ में टांगे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। शक्ति, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की? सुबह आराम से निकल जाना चाहिए था। एक ट्रेन सुबह 10 बजे भी जाती है। पर एक ट्रेन अभी 4 बजे की भी है, और मैं सोच रहा हूं जल्दी से ये ट्रेन पकड़ लूं। और जाना तो है ही। सुबह 10 बजे जाओ या अभी 4 बजे, क्या फर्क पड़ता है? और तुम लोगों के साथ ही ये केस मुझे हमेशा याद रहेगा। कई मौकों पर तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम तीनों का धन्यवाद। प्रताप, ठीक है भाई, जाइए, जाना तो है ही। पर जाने से पहले अब एक बात साफ साफ बता कर जाओ, तुम हो कौन? यह बात तुमने अभी तक नहीं बताई है। और हां, अब झूठ मत बोलना। बिरजू, हाँ, यह बात प्रताप ने बिल्कुल ठीक कही। यह तो आपको बताकर जाना ही होगा। शक्ति, हाँ वरुण भाई, सच सच बता दो। और जिज्ञासा से तीनों और उनके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। वरुण, ठीक है, अब जाते वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल यह बात तब की है जब सरपंच कालीचरण ने भेष बदलकर कुछ ऐतिहासिक जेवर जो पुराने जमाने के थे बाजार में एक बड़े जौहरी को बेचे। जौहरी ने यह बात पुलिस को बता दी ताकि कल को वो भी इस चक्कर में ना फंस जाए। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सरपंच के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग गया, पर उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर कुछ ही दिनों बाद इस सरपंच ने एक पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर से संपर्क किया ताकि वो उससे कुछ धन देकर चुपचाप इस सुरंग की जांच करवा सके। और बक्से में मिली मिट्टी के आधे बच्चे की मूर्ति की भी, क्योंकि सरपंच कालीचरण को लग रहा था कि इस मिट्टी के बच्चे का आधा शरीर जहां होगा वहां पर भी उसे अवश्य खजाना मिलेगा। और इसी लालच में उसने प्रोफेसर को यहां बुलाया था, लालच देकर। पर उस प्रोफेसर ने भी इस बात की जानकारी पुलिस में दे दी। पर सभी जानते थे कि इस गांव में काली शक्तियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और उनसे धन की प्राप्ति भी की जाती है। इसलिए पुलिस विभाग सरपंच कालीचरण पर सीधा सीधा हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रहा था। वरुण अभी कुछ और बताता तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती है जो वहां 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकनी थी। वरुण, ओह, मेरी ट्रेन भी आ गई। और मैं यहीं बातों में रह गया और तेजी से अंदर की तरफ भाग जाता है। ट्रेन धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगी। वरुण तेजी से भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। वरुण, प्रताप, बिरजू भी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे थे और उसे हाथ हिलाकर बाय करते। प्रताप चिल्लाते हुए, अरे ये तो बता दो, क्या तुम भी पुलिस वाले ही हो? वरुण, नहीं, शैतान बच्चा। और मुस्कुराकर उन तीनों के चेहरों को देखता है। और तीनों उसकी बात सुनकर ठंड में एक अलग ही सिरहन का अनुभव कर गए थे।